पर्यावरण में पहला क्वेश्चन है, जब इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। ध्यान में रखना कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर साहब कौन है, क्या बताएंगे? गजेंद्र मिनिस्टर सिंह कौन है? शेखावत। गजेंद्र सिंह बिल्कुल, शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय उनके अधीन है। पर्पस क्या रहा है इसका? तो उद्देश्य रहा है जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। जल शक्ति अभियान की बात करेंगे, कैच द रेन 2023 अभियान के सफल समापन का प्रतीक है, ठीक है। थीम था ये कैच द रन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 के अभियान के सफल समापन का प्रतीक है। तो जल इतिहास उत्सव कहाँ पे हुआ, किस शहर में हुआ, क्या बताएंगे? नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ है? ध्यान में रखेंगे, तो नई दिल्ली में हुआ है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या प्रश्न है वो भी देखेंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती के माईचोंग या मिचोंग, ठीक है, बहुत जगह पे मिचोंग देखा हूं, उसका आगमन हुआ है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराया। कहां से टकराया? तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से, ठीक है। चक्रवात मैचोंग, ठीक है, मिचोंग या फिर माईचोंग जो भी कहिए, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताएंगे? उष्णकटिबंधीय। ठीक है। पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से अगर पूछेगा, माइक बंद कीजिए, कहां से उत्पन्न हुआ? तो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ। भारत में टकराया कहां पे? तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराया। कृष्णा माइक बंद कीजिए आप, ठीक है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराया, ठीक है। उत्पन्न कहाँ हुआ? तो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है, ठीक है। किस प्रकार का चक्रवात चक्रवात है, तो क्या बताएंगे? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब माइचोंग का नामकरण किसने किया है, ध्यान में रखेंगे? म्यांमार। म्यांमार ने किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ताकत और लचीलापन। कैसा होता है? इसका मतलब क्या होता है? मिचोंग का मतलब क्या होता है? ताकत और लचीलापन, ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान के वर्तमान स्थान और अनुमानित पथ की सूचना दी, जो तटीय आंध्र प्रदेश पर संभावित भूस्खलन का संकेत देता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था, ठीक है, उष्णकटिबंधीय तूफान है। म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। नाम का मतलब होता है ताकत और लचीलापन। और साथ में अगर हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है, ठीक है। भारत में ज्यादातर जो तूफान जो उत्पन्न होता है बंगाल के खाड़ी से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जब बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होगा तूफान, तो ध्यान रखें बंगाल ईस्ट में, में ठीक है, जाएगा। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में, इन उड़ीसा, सब जगहों पे पश्चिम नुकसान बंगाल। पहुंचाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब 66 भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा से संचालित होगी, चर्चा में रही है। 66 भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन हवाई अड्डे हैं? तो कुछ प्रमुख हवाई अड्डा का नाम देख लेंगे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, ठीक है। सारे हवाई अड्डा का नाम किनके नामाकरण पे, आप हमें ये बताइए। चले, दिल्ली का हवाई अड्डा किनके नाम पे है? इंदिरा गांधी। शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। राजीव गांधी। अन्ना अन्ना राजीव गांधी। मेरा है। बेंगलुरु, कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा। हाँ, ये जैसे हवाई अड्डों ने स्तर पे 4 और उच्चतर हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय परिषद मान्यता प्राप्त कर ली और कार्बन तटस्थ बन गए, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों ने स्तर 4 और उच्चतर हवाई अड्डों की अंतरराष्ट्रीय परिषद, ठीक है, एसीआई से मान्यता प्राप्त कर ली और कार्बन तटस्थ बन गए, मतलब कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, बताइए? सचिन पायलट। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, क्या नाम है? हाँ, सिंधिया जो है वही है, ठीक है। ने कार्बन लेखांकन और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकरण के आधार पर कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करने और देश में हवाई अड्डा पे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की पहल भी की है, ठीक है। सैनिकों के रसद पहुंचाए जाएंगे, दोहरे कुबर वाले ऊंट खबरों में रहे, ठीक है। तो सैनिकों के रसद पहुंचाएंगे, दोहरे कुबर वाले ऊंट जो है चर्चा में रहे। तो कहाँ पे रसद पहुंचाएंगे? तो जहां पे रेगिस्तान होगा वहां पे रसद पहुंचाने में काम मिल आते हैं। तो दो ही जगह भारत में रेगिस्तान है, एक जगह शीत है, एक जगह गर्म है। गर्म वाला की बात करेंगे थार है, शीत वाला कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है। तो सेना ने हाल में ही पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को रसद सहायता पहुंचाने के लिए कुबर वाले ऊंट तैनात किए हैं।
कुबर वाले ऊंट का या बैक्ट्रियन ऊंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान में रखिएगा। कुबर वाले ऊंट को किस नाम से जाना जाता है, दोहरे कुबर वाले ऊंट को बैक्ट्रियन ऊंट, क्या बोलते हैं, बैक्ट्रियन ऊंट। उनकी पीठ पर दो कुबर होते तथा वो बसा जमा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एनिमल से प्रश्न पूछते रहा बीपीएससी, ठीक है। तो पिछले बार पूछा था डॉल्फिन से प्रश्न पूछा था, ठीक है। एक जानवर से प्रश्न पूछेगा, लोकल जानवर से, रिकॉर्ड रहा हमेशा पूछा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, पिछले बार डॉल्फिन से पूछ लिया था। दोहरे कुबर वाला ऊंट, उसको बैक्ट्रियन ऊंट के नाम से जानते हैं। उनकी पीठ पे क्या होते हैं, दो कुबर होते हैं, उस कुबर में क्या होता है, फैट होता है, बसा होता है, ठीक है। सेना का यह कदम ऊंटों के उपयोग के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और लद्दाख क्षेत्र में दोहरे कुबर वाले ऊंटों के संरक्षण का मार्ग भी मतलब क्या करेगा, प्रशस्त करेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। वैज्ञानिक का नाम क्या है, कैमलस बैक्ट्रियंस, ध्यान में रखेंगे, कैमलस बैक्ट्रियंस। आपको जान के खुशी होगी, इसे 2024 का वर्ष जो है जो ऊंटों के लिए है, ठीक है। 2024 का वर्ष किसके लिए है, ऊंटों के लिए है, ठीक है। कैमलिट शेयर कहा गया है, ठीक है। 2024 का वर्ष क्या है, ऊंटों के लिए है। 2023 की वर्ष की बात करेंगे तो आप ध्यान में सर जो रखेंगे, ऊँट पालता है उसके लिए ना? नहीं, ऊंट के लिए, ऊंट पालनों के पालन वालों के लिए नहीं, पर्सनली ऊंट के लिए, ठीक है। और 2023 की वर्ष की बात करेंगे तो मोटे अनाज के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे इनका नाम क्या, वैज्ञानिक नाम है कैमलस बैक्ट्रियस। इको जहां से होती है, जो माइक खोल के रखे हुए बातचीत कर रहे हैं, माइक बंद कीजिए, ठीक है। वे किनके तरफ से इको हो रही है इतनी, चलिए। क्या नाम है, क्या कैमलस बैक्ट्रियस, ठीक है। ध्यान, आयुसीएन में, आयुसीएन की स्थिति कैसी है इनकी, तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, ठीक है। कैसी है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 30 खनिज महत्वपूर्ण खनिज के तौर पे सूचीबद्ध किया गया, जो कि खबरों में थे। कितने खनिज को महत्वपूर्ण खनिज के तौर पे सूचीबद्ध किया गया है, 30। ध्यान रखेंगे 30, ठीक है। कितने 30। खनिज को, तो ध्यान में रखना 30 खनिज को, ठीक है। अब चलो भारत के लिए स्टैंडर्ड 30 यूनिवर्सिटी खनिज, बोलते थे ना? भारत के लिए 30 खनिजों को महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड खनिजों के रूप में, माइक बंद कर लीजिए बोलने के बाद, ठीक है। भारत में 30 खनिजों को महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए नवंबर 2022 में एक समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि 30 खनिज देश के लिए महत्वपूर्ण है, इनमें से 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के सूची में शामिल किया गया, ठीक है। भारत सरकार ने 29 नवंबर 2023 को 20 ब्लॉकों के लिए इन खनिजों की नीलामी की पहली किस्त भी शुरू कर दी है। तो मतलब बोला गया है रिपोर्ट में, तो भाई साहब 30 खनिज देश के लिए महत्वपूर्ण है, उनमें से 24 खनिज जो है महत्वपूर्ण के साथ साथ रणनीतिक खनिज की सूची में भी इनको शामिल किया गया, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों की अद्यतन लाल सूची जारी किया गया, क्या बोलते हैं, रेड बुक, ठीक है। कौन सी बुक, रेड बुक, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, ठीक है, आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अद्यतन लाल सूची जारी की है। लगभग 44,000 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जो कि पिछले वर्ष से 2,000 अधिक है। मतलब 44,000 प्रजाति जो है उनका मतलब क्या हो रहा है, उनका मतलब विलुप्त होने का मतलब चांसेस है। सैगा एक मृग है जो पिछले हिमयुग के बाद पृथ्वी पर घूमता रहा और गंभीर रूप से लुप्तप्राय के निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो गया। क्या नाम है, सैगा। तो ध्यान में, सैगा जो है से लुप्तप्राय की स्थिति में पहुंच गया। सैगा किसकी प्रजाति है, तो क्या बताएंगे, मृग। किसकी प्रजाति, मृग की प्रजाति है, ठीक है। मीठे पानी की 25% मछलियां की बात करें तो विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। कम से कम 17% जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। जब पिछला वैश्विक मीठे पानी की मछली का मतलब आकलन है, केरल से 4 मीठे पानी की भूमिगत मछलियां की प्रजाति सतह के नीचे जल निकायों में पाई जाने वाली है, ठीक है। इस सूची में शामिल जो निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, केरल से 4 मीठे के पानी की मछली की बात करेंगे, लुप्तप्राय की स्थिति में आ गई है। लगभग मीठे पानी के 25% मछलियां की बात करें लुप्तप्राय की स्थिति में है, ठीक है। जिनमें से 17% की बात करेंगे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। सैगा जो है कि जो कि एक प्रकार से पूरी तरीके से लुप्तप्राय की स्थिति में पहुंच गया, जो कि एक मृग है, इसको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे लुप्तप्राय कौन कौन है, साजी की कैटफिश, अब्दुल कलाम की ब्लाइंड केव कैटफिश, पैंजियो भुजिया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पैंजियो भुजिया, इस सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में क्या लिख दिया है, सेम है सेम। इनमें तो है
सेम ही है, ठीक है। साजी की कैटफिश, अब्दुल कलाम की ब्लाइंड केव कैटफिश, और पैंजिया पैंजियो भुजिया, इस सब के सब कहाँ का है? केरल का है, जो कि लुप्त प्राय की स्थिति में आ चुका है। संवेदनशील प्राणी में शामिल कौन है? ग्लोब, क्या लिखा है? गौलम स्नेक हेड, क्या लिखा हुआ है? हाँ, गौलम स्नेक हेड, ठीक है, जो कि संवेदनशील प्राणी में शामिल है। इनका नाम याद आ सकता है, पूछा जा सकता है। साजी की कैटफिश, ठीक है, अब्दुल कलाम की ब्लाइंड केव कैटफिश और पैंजियो भुजिया, ठीक है। ये क्या है? केरल के 4 मीठे पानी की भूमिगत मछलियां के प्रजाति सतह के नीचे जल निकाय में पाई जाने वाली इस सूची में शामिल है, ठीक है। ये सतह के नीचे जल निकाय में पाई जाती है, ठीक है, जो कि विलुप्त के कगार पे है। अब आते हैं अतिरिक्त जानकारी में देखेंगे। विश्व में जैव विविधता के स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण संकेतक है। सीमा, जनसंख्या, आकार, आवास और पारिस्थितिकी उपयोग और व्यापार खतरों और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। श्रेणियां के बारे में बात करेंगे। जोखिम का घटता क्रम, विलुप्त, जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, कमजोर, निकट खतरे में, ठीक है, कम से कम चिंता का विषय, डेटा की कमी, ठीक है। ये सारे चीजों का मतलब तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, IUCN के द्वारा इसकी लिस्ट की जारी करती है। IUCN की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जरा हमें बताएंगे, याद है तो? इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है, गलत देखूंगा तो बताइएगा। मेरे हिसाब से आई थिंक 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड। ठीक है, 1948 कौन सा रेड पांडा इसका सर शायद सिंबल है। ठीक है, रेड पांडा, ठीक है। अब पांडा की बात करेंगे, नेशनल एनिमल है चीन का। कहाँ का चाइना पांडा नेशनल एनिमल है? चाइना का, ठीक है। अब आते हैं टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक, ठीक है। क्या है? टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक, यूडीसी विकसित है, खबरों में चर्चा रहा, ठीक है। यूडीसी क्या है? यूडीसी विकसित किया गया, जो कि खबरों में रहा है। तो IIT मद्रास, कोलंबिया विश्वविद्यालय, पीयूष जी माइक मत कीजिए, ठीक है। IIT मद्रास, कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, एक टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक विकसित की है, जिसे यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? यूडीसी का मतलब क्या? यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर के नाम से इसको जाना जाता है। तो टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक यूडीसी किसके द्वारा विकसित की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो IIT मद्रास, कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने मिलकर इसको विकसित किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख बिंदु की बात करेंगे। तो यह प्लास्टिक के विघटन और पुनर्निर्माण की आवश्यकता से बचाता है और आमतौर पर, ठीक है, असंगत प्लास्टिक को सफलतापूर्वक मिश्रित करता है। यह प्लास्टिक अपशिष्ट संकट को दूर करने में मदद करता है और संभावित रूप से प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग में क्रांति ला सकता है। परिणाम स्वरूप चक्रित सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है और कई चक्रों के माध्यम से पुनः संशोधित किया जा सकता है, और वर्जिन प्लास्टिक की तुलना में इसका प्रदर्शन बेहतर होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इतना चीज आप नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, भाई साहब बताओ यूडीसी क्या है, यूडीसी का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करने से यूडीसी क्या है? यूडीसी मतलब एक तकनीक है, ठीक है, तकनीक है, अच्छी बात। ये तकनीक को किसके द्वारा विकसित किया था? IIT मद्रास है, कोलंबिया विश्वविद्यालय USA के, और साथ में कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने मतलब मिलकर एक विकसित किया। ये क्या काम आएगा? तकनीक किसमें काम आएगा? तो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने में तकनीक काम आएगी, ठीक है। आप प्रश्न ये भी बनेगा तो भाई साहब ये भी बताओ यूडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूडीसी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? यूनिवर्सल डायनेमिक, क्या बताएंगे? क्रॉस लिंकर, क्या है? क्रॉस लिंकर जो है सो आपका क्या है? यूडीसी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। इसे आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे क्या होता है, तो ध्यान में रखना, ये प्लास्टिक के विघटन और पुनर्निर्माण की आवश्यकता से बचाता है और आमतौर पर असंगत प्लास्टिक को सफलतापूर्वक क्या करता है? मिश्रित करता है। असंगत प्लास्टिक क्या मतलब? डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक को एक साथ मिला के उसको मिश्रित करता है, ठीक है। चलिए, काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पंछी अभ्यारण्य है, खबरों में रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काजू वैली वेटलैंड, सबसे सिंपल की बात करें, काजू वैली वेटलैंड कहाँ पे है? रामसर स्तर काजू वैली कहाँ पे पड़ेगा? तो तमिलनाडु में पड़ेगा, बहुत सुंदर, ठीक है। कितने नंबर का पक्षी अभ्यारण्य बन गया तो क्या बताएंगे? कितने नंबर का पक्षी अभ्यारण्य बन गया? ठीक है, तो 16 नंबर का पक्षी अभ्यारण्य बन गया, ठीक है। यहाँ प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां, यूरेशियन करलेव, कैप्सियन टर्न, लिटिल रिंग्ड फ्लोवर,
और यूरेशियन स्नूपबिल। साइबेरिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और हिमालय की तलहटी से आने वाली पंछी आपको यहाँ पे दिखेगी। अब आते हैं, ये सब छोड़िए कौन पंछी आता है कौन नहीं आता, हमारे लिए बस इतना ही जाना। काजू वैली वेटलैंड कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये 16वां पंछी अभ्यारण्य बन गया, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं मुख्य रूप से आते हैं तो काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट रोड पे, ठीक है, माराकंकम, क्या बोलेंगे, माराकक्कनम के बीच स्थित है, करीब स्थित है। ये 670 वर्ग किलोमीटर में जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान में, ये पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पे प्रमुख वेटलैंड में से एक है। ये पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पे प्रमुख वेटलैंड में से एक है। आप देखें झील के बारे में और भी कुछ चीजें हैं। झील उप्पुकल्ली क्रीक और, ठीक है, क्या लिखा है, एदायन थीथु मुहाना द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। और मध्य एशियाई फ्लाईवे पे प्रवासी पंछी घोंसले के लिए आते हैं। आर्द्रभूमि का दक्षिणी भाग 2001 से आरक्षित है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे पुलिकट झील के बारे में। तो पुलिकट झील दो राज्यों के सीमाओं के बीच में आपको देखने को मिलता है। दोनों राज्य के नाम बताए जहाँ पे आपको पुलिकट झील मिलेगा, तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में, लेकिन आंध्र मुख्य रूप से प्रदेश। पुलिकट झील जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश। सबसे पहली बात ये भी आपसे पूछा जाएगा सर, आप ये बताओ सर, पुलिकट झील जो है, ठीक है, पुलिकट झील जो है सर, ठीक है, खारे पानी की झील है या फिर मीठे पानी की झील है? खारे पानी। खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। देश में चिल्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा खारी पानी की झील यही है, ठीक है। आप चलेंगे लंबार संकीर्ण श्रीहरिकोटा द्वीप। यही प्रश्न आर्मी के क्लास में कंफ्यूज हो रहे थे से कि कोई सा मतलब कोई सा झील वगैरह है उसको द्वीप के नाम से, तो पुलिकट में पड़ता है, ठीक है। लंबार संकीर्ण श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से मतलब क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। चलिए, यही सब कंफ्यूज कर रहा था मैं। अभी जस्ट मैंने कैमल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा कैमल के बारे में पढ़ा था? 2 कुबर वाला कैमल का नाम क्या था? डबल हम्प था। क्या भैया? बैक्टीरियम कैमल। बैक्टीरियम। बैक्टीरियन। हाँ, बैक्टीरियन, ठीक है। वर्ष 2024 अंतर्राष्ट्रीय कैमलिस्ट वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिस्ट वर्ष घोषित किया गया है। अब देखें कैमलिड, ठीक है, कैमलिडे परिवार के किसी भी समान पंजे वाले, ठीक है, अनगुलेटस को संदर्भित करता है, जैसे ऊंट, लामा, ठीक है, लामा अल्फाका, ठीक है, गुआनाकोस और बिकुनास, ये सब के सब कैमल का ही है, ठीक है। कैमल का कौन सा देखेंगे, कैमल कैमिलिड की बात करेंगे ना, कैमिलिडे परिवार का किसी भी समान पंजे वाला, ठीक है, अनगुलेटस को संदर्भित करता है। ऊंट की बात करें वो भी है, लामा भी एक तरह का क्या होता है, क्या होता है, लामा कैमल ही होता है। लामा के दूध में बासा की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है, ये ना। हाँ हाँ। लामा और रेनडियर के दूध में बासा की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है, ठीक है। तो ऊंट तो बड़ा होता है ना, लामा जो होता है छोटा होता है, ठीक है। अल्पाका, गुआनाकोसा और बिकुनास, ये सब कैमिलिड परिवार का ही है, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे कैनाइन, क्या होता है, एक शब्द होता है कैनाइन। तो कैनाइन का मतलब फिर कुत्ता नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुत्ता भी आ जाता है, भेड़िया भी आ जाता है, लोमड़ी भी आ जाता है, मतलब कुत्ता से जैसा मिलता जुलता सब आ जाता है, ठीक है। कैनाइन के प्रकार टाइप्स में आता है। बिल्ली प्रजाति में, बिल्ली में देखिए अगर बाघ भी आ जाएगा, सब आ जाता है बिल्ली के प्रजाति में। उसी तरह कैमलिड के प्रजाति में ऊंट, लामा, अल्पाका, गुआनाकोस, ठीक है, बिकुनास, ये सबके सब किस में आएंगे, कैमलिड परिवार में आएंगे, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कौन सा कैमलिड परिवार का हिस्सा नहीं है। आप चलेंगे आगे, ठीक है, देखेंगे वे शुष्क और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में अपने उल्लेखनीय अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं। इन अनगुलेट्स के 2 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है, पुरानी दुनिया, दूसरा नई दुनिया। उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में पाए जाने वाले पुरानी दुनिया के ऊंट असली ऊंट हैं, जैसे डोरमेडरी ऊंट। डोरमेडरी ऊंट जो होता है 1 कुबर वाला ऊंट होता है, ठीक है। और बैक्ट्रियन ऊंट की बात करें कितने कुबर वाला होता है, तो 2 कुबर वाला ऊंट होता है, ठीक है। तो 2 तरह के ऊंट है, एक है डोरमेडरी ऊंट है जो कि 1 कुबर वाला होता है, दूसरा बैक्ट्रियन ऊंट होता है जो कि 2 कुबर वाला होता है। दक्षिणी अमेरिका कैमलेट्स, ठीक है, न्यू वर्ल्ड कैमलेट्स के आधुनिक के अंतर्गत आता है, जिसमें लामा, अल्पाका, ठीक है, गुआनाकोस और बिकुना, ठीक है, ये किसमें, न्यू वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, 2 तरह के ऊंट होते हैं, एक न्यू वर्ल्ड, एक मतलब क्या होता है, ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में पाए जाने वाले पुरानी दुनिया के ऊंट असली ऊंट है, ठीक है, जिसमें से डोरमेट्री ऊंट आते हैं जो कि 1 कुबर वाला ऊंट होता है। अब बैक्ट्रियन ऊंट जो होता है 2 कुबर वाला ऊंट होता है, ये पुरानी दुनिया के ऊंट है, ठीक है। जबकि दक्षिण अमेरिका में जो ऊंट जो पाए जाते हैं नई दुनिया के ऊंट है,
इसमें मतलब न्यू वर्ल्ड कैमलेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, लामा, अल्पाका, गुआनाकोस और विकुना, ठीक है। तो ये सारे का सारे नाम आपको ध्यान रखना न्यू वर्ल्ड में आएंगे, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड में कौन आ जाएंगे, डोरमेटरी ऊंट और बैक्ट्रियन ऊंट, जिसमें से बैक्ट्रियन ऊंट को कितने होते हैं, 2 कुबर होते हैं, और डोरमेटरी ऊंट को कितने कुबर होते हैं, एक और 1 होते हैं, ठीक है। चेन्नई के इलियंट बीच पे दिखा ब्लू ड्रैगन्स, खबरों में रहा, ठीक है। तो चेन्नई के इलियंट बीच पे क्या दिखा, ब्लू ड्रैगन्स दिखा है, जो कि खबरों में रहा। हाल में ब्लू ड्रैगन्स को चेन्नई के इलियट बीच पे देखा गया, कहां पे देखा गया, चेन्नई के, ठीक है, इलियट बीच पे देखा गया। किसे देखा, ब्लू ड्रैगन्स को देखा गया, ठीक है। क्यों खबर में रहा है, तो ब्लू ड्रैगन्स की बात करेंगे। एक प्रकार का मोलस्क है जिसे न्यूडी ब्रांच के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ब्लू ड्रैगन की बात करेंगे, एक प्रकार का क्या मोलस्क है जिसे मतलब न्यूडी ब्रांच के रूप में जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। इन्हें नीले समुद्री स्लग, नीले देवदूत, समुद्री निगल के रूप में भी जाना जाता है। ये शायद ही कभी 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबा होता है। वे उभयलिंगी होते हैं, जिनका अर्थ है कि उनके पास नर और मादा दोनों प्रजनन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसको समुद्री स्लग के रूप में जाना, अभी चर्चा में रहा है, एक समुद्री स्लग मिला है, ठीक है, जिनका नाम किनके ऊपर रख दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर नाम रखा गया है, ठीक है। चर्चा में रहा इसलिए ध्यान रखेगा, उसका नाम में भूल नाम क्या है, लेकिन कुछ नाम था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसमें द्रौपदी मुर्मू लगा हुआ है उसके नाम में, ठीक है। तो चेन्नई के इलियट बीच पे, ठीक है, ब्लू ड्रैगन्स दिखा है, जो कि खबरों में था। ब्लू ड्रैगन्स को चेन्नई के इलियट बीच पे देखा गया। ब्लू ड्रैगन जिसका नाम है गैलुकस एटलांटिकस, एक प्रकार का मोलस्क है। कैसा मोलस्क है, घोंगा किस श्रेणी में आता है, घोंगा मोलस्का में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखें, जिसे न्यूडी ब्रांच के रूप में जाना जाता है। इन्हें नीली समुद्री स्लग, पीले देवदूत और समुद्री निगल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर से कभी भी लंबा नहीं हो सकता है ब्लू ड्रैगन, ठीक है, ध्यान रखें। अब चलेंगे दिल्ली और एनसीआर में ग्रैप प्रतिबंध फिर से लागू हो गया, ठीक है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, ठीक है। दिल्ली के क्षेत्र के कुछ क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, ठीक है, 91, ठीक है ना। अब चलेंगे क्या था, दिल्ली और एनसीआर ग्रैप में प्रतिबंध फिर से लागू हो गया। सरकार ने दिल्ली और एनसीआर ग्रैप चरण 3 प्रतिबंधों को फिर से लागू किया है, ठीक है। सरकार ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और गिरावट को रोकने के लिए दिल्ली और एनसीआर में ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, ग्रैप को क्या होता है, ठीक है, ग्रैप का फुल फॉर्म ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चरण कौन सा चरण लॉन्च किया है, ग्रैप का कौन सा चरण, तो चरण 3 को लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चरण 3 प्रतिबंधों का फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। दैनिक एक्यू का मतलब एयर क्वालिटी, ठीक है। दैनिक एक्यू बुलेटिन अनुसार दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के बाद औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई, ठीक है, एक्यूआई 409 तक पहुंचने पर निर्णय लिया गया। स्टेज 3 के तहत दिल्ली और एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब ग्रैप को फिर से लागू, ग्रैप का कौन सा संस्करण को लागू किया गया, वायु गुणवत्ता को सुधार के लिए दिल्ली में कितने नंबर का संस्करण, 3 नंबर के संस्करण को लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जीआरपी ग्रैप वायु प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर 4 चरणों में लागू आपातकालीन योजना का एक सेट है। सबसे पहले में क्या होगा, चरण में पहला चरण में क्या होता है, खराब, दूसरा चरण में बहुत खराब, और तीसरा चरण में मतलब क्या होगा, गंभीर। मतलब दिल्ली में स्थिति कैसी है, गंभीर। अरे दिल्ली में स्थिति कैसी है, गंभीर स्थिति है, ठीक है। चौथा चरण का गंभीर से भी ज्यादा गंभीर, ठीक है, गंभीर प्लस, ठीक है। तो अभी ग्रैप को लागू कर दिया गया दिल्ली में। ग्रैप का कौन सा चरण को लागू किया, 3 चरण की लागू किया गया, ठीक है। मतलब वायु की स्थिति कैसी है वहां पे, ठीक है, कितनी गंभीर रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितना वहां पे एक्यूआई इंडेक्स मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स भी होता है ना, कितनी पहुंच गई, 409 पहुंच गई, कितनी पहुंच गई, 409 पहुंच गई, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ओडिशा में 10 काले बाघ पाए गए, जो कि खबरों में चलते थे, ठीक है। ब्लैक टाइगर क्या पाया गया, ब्लैक टाइगर पाया गया ओडिशा में, 10 काले बाघ। कहां पे, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 10 काले बाघ पाए गए, ठीक है। कहां पे पाए गए हैं, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 10 काले बाघ पाए गए हैं, ठीक है। संदर्भ में देखेंगे क्या है, तो वर्तमान में देश में कुल 10
ठीक है, वर्तमान में देश में कुल 10, ठीक है, मेलानिस्टिक टाइगर्स काले बाघ पाए गए। ये सभी विशेष रूप से उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए गए। ठीक है, एसटीआर, एसटीआर का मतलब क्या होता है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, जैसे भारत बिहार में क्या ना वीटीआर है, वीटीआर का मतलब क्या होता है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसी तरह यहाँ पे क्या है? एसटीआर है, एसटीआर का मतलब क्या होगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, अखिल भारतीय बाघ अनुमानन के 2022 चक्र के अनुसार एसटीआर में 16 बाघों की उपस्थिति दर्ज की, जिनमें से 10 की बात करेंगे मेलिनिस्टिक बाघ थे। मेलिनिस्टिक बाघ का मतलब क्या? काले बाघ। कैसे? ब्लैक टाइगर। ठीक है, अब आते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में, थोड़ी बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए एसटीआर का चयन कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। ठीक है, जिसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया। ठीक है, अब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, उसके तहत मतलब इसको लाया गया। और जून 1994 में भारत सरकार ने एसटीआर को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, मतलब 1973 में टाइगर रिजर्व बना, 1994 में भारत सरकार ने एसटीआर को उल्टा नहीं लग रहा है बायोस्फीयर आपको? रिजर्व। क्या? क्यों 56 लगा में उल्टा? एसटीआर आ गया, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। हाँ, देखा क्या एसटीआर के लिए चयन तो किया गया 1995 में किया, टाइगर रिजर्व के रूप में। 56 में, 1956 में इसको चाहिए, लेकिन जब भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही मतलब कि रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक तो है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत में कौन बना? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको दिया गया दर्जा। ठीक तो है, और जून 1994 में भारत सरकार ने एसटीआर को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। ये बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा रहा। अब ब्लैक टाइगर के बारे में हम लोग जानेंगे। यह बायोस्फीयर कब घोषित किया गया? 1994 में। ये बायो रिजर्व रिजर्व 2009 से, ठीक है, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा रहा। तो भारत सरकार के द्वारा 94 में घोषित किया गया, यूनेस्को के द्वारा इसको बायोस्फीयर का दर्जा कब दिया गया? 2009 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तारीख क्या हुआ? 1956 में इसको मतलब टाइगर रिजर्व के शायद लिए वैसे मतलब जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है शायद 18 है, यूनेस्को वाला 11 है, 12 है, ऐसा कुछ है। 12 12 11 या 12 की 11 होगा। ठीक है, ध्यान में रख लेते हैं। पहले डेट देख लीजिए, 1956 में इसका चयन किया टाइगर रिजर्व के रूप में। 1973 में सरकार ने दर्जा दे दी। ठीक है, 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। यूनेस्को ने 2009 में इसको बायो रिजर्व के रूप में चुन लिया। ठीक है, चर्चा में क्यों था? तो भाई साहब यहाँ पे क्या मिला है? तो मतलब क्या मिला है यहाँ पे? ठीक है, ब्लैक टाइगर मिला है। ठीक, कैसे मिले हैं? काले बाघ मिले। कितने मिले हैं काले बाघ? 10 मिले। जिनमें टोटल बाघ कितने मिले यहाँ पे? तो टोटल बाघ 16 मिले, जिनमें से काले बाघ कितने थे? तो टोटल बाघ में से काले बाघों की संख्या की बात करेंगे तो काले बाघों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, मैंने आपसे बोला एसटीआर का चयन कब किया गया? 1956 में किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आती, उसके तहत इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। 1994 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इनको एसटीआर के रूप में चयन कर लिया गया। ठीक है, ध्यान रखें, एसटीआर को बायोस्फीयर के रूप में चयन किया गया। और 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क के हिस्सा के रूप में इनका चयन किया गया। ठीक है, अब आते हैं ब्लैक टाइगर के बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं। ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग रूप है, और यह कोई, ठीक है, विशिष्ट प्रजाति, भौगोलिक उप प्रजाति नहीं है। ठीक है, मतलब अलग से कुछ नहीं है, बस उसका रंग थोड़ा सा मतलब क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि उसको अलग प्रजाति है। ठीक है, तो क्या आप लोग ब्लैक टाइगर को देखना पसंद करेंगे? सर वही काला गोरा होगा, कोई काला कोई गोरा तो रेप्टाइल के जैसा होगा, कहीं पे काला, कहीं पे उजला, कहीं पे भालू, ऐसे होता है। दिखाता हूं मैं। देख रहे हैं आप लोग? कौन सा देखेंगे? चर्चा में आ गया ब्लैक टाइगर। ठीक है, ये पूछ भी सकता है, डिस्ट्री वाला इस पे लेख बना दिया अपना। देख रहे, ये ब्लैक टाइगर है। ठीक है, तो कितना मिला ब्लैक टाइगर, ये हमें बताया जा रहा है। कितना मिला? 10। 10 मिला। ठीक है, टोटल कितने मिले थे? 16
स्प्लिट होगा। टोटल 16 मिले थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चर्चा में था, ठीक है। यूनेस्को वाला क्या बोले थे सर? 2009 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया, भारत सरकार के द्वारा 1994 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया, ठीक है, यही बताया था। अब चलिए जल्दी से, ये आपका पर्यावरण समाप्त हो गया, चलते चलते मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। सूचकांक एक ही पेज का तो होगा, करवा दीजिए ना। सारा का जवाब देगी, ठीक है। चलिए सुनिए, जल इतिहास उत्सव कहाँ पे हुआ है? दिल्ली। नई दिल्ली में। खाड़ी में जो चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी से, उसका नाम क्या रखा गया है? मिचोंग। मिचोंग रखा गया है, ठीक है। मिचोंग जो था भारत के किस तट पे टकराया है? आंध्र प्रदेश के दक्षिणी बात है ये, उसने कटिबंधीय लचीले और ताकतवर ये चक्रवात है, ठीक है, ध्यान रखें। मिचोंग का नामकरण किसने किया है? म्यांमार में। म्यांमार में। म्यांमार ने किया है, ठीक है, ध्यान रखें। भारत के 66 भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा से संचालित होंगे, चर्चे में थे, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा हवाई अड्डा का नाम इसमें लिया गया है? हवाई अड्डा। दिल्ली, हैदराबाद, मंगलोर। और ठीक है, सैनिक के रसद पहुंचाने के लिए, बिल्कुल, हाँ। कहाँ से आवाज आ रही है? माइक बंद कीजिए। सैनिकों को के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? दोहरे कुबड़ वाले का नाम क्या रखा गया है? बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल रखा गया, बहुत सुंदर, ठीक है। इनके दो कुबर जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? पानी होता है, जल होता है, वसा होता है, या फिर कुछ नहीं होता है? वसा जमा वसा होता है, ठीक है। इनकी आयुषीन स्टेटस क्या है? हाँ, गंभीर रूप से लुप्त। ठीक है, कैमल के दो प्रजाति के बारे में हम लोगों को पढ़ा था, ठीक है, कैमल के दो प्रजाति के रूप में पढ़ा था। उनको तो कैमल था, न्यू वर्ल्ड कैमल और ओल्ड वर्ल्ड कैमल, ठीक है। और बैक्टीरियन। हाँ, तो ये बैक्टीरियन किस में आएंगे, न्यू वर्ल्ड में कि ओल्ड वर्ल्ड में? ओल्ड में है। ठीक है, लामा किस में आएंगे? लामा न्यू में है। लामा कितना लामा है? न्यू में आएंगे। न्यू में, ठीक है, ध्यान, न्यू में, ठीक है। पहले भारत सरकार ने कितने खनिज को सूचीबद्ध किया है? 30। सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण कितने को बताया है? 24, बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान रखिए। इस सैगा क्या है? सैगा जो लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गया है, क्या है सैगा, क्या है ये? एक मिनट ध्यान कहाँ रहता है आपका, ठीक है। चलिए बताना, केरल के कितने मछली, हाँ, केरल की कितने मछलियां जो है कि लुप्त प्राय श्रेणी में आ गई है, विलुप्त के कगार पे है? 4 है, ठीक है, ध्यान रखें, 4 है, ठीक है, हाँ। टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक यूडीसी को किसने विकसित किया है? मद्रास, कोलोराडो। कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कितने नंबर का पक्षी अभयारण्य बनाया गया है? 16। काजू वैली वेटलैंड, ठीक है, काजू वैली वेटलैंड पे इसको पानी कहाँ से मिलता है? पुलिकट लेक पुलिकट से। झील, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। पुलिकट किस प्रकार का झील है? खारे पानी का लेगून है। कहाँ पे इसका मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे, ये सीमा कहाँ पे इसका? आंध्र तमिलनाडु, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ पे? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंबी और संकीर्ण श्रीहरिकोटा द्वीप और पुलिकट द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। कैमलिट शेयर किसे घोषित किया गया? 2024 को, ठीक है ना। ऊंट, लामा, अल्पाका, ठीक है, गुआनोकास, बिनुकास, ये सब किसके टाइप्स है? ये सब कैमलिडे परिवार के हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के कैमलिड जो होते हैं न्यू वर्ल्ड कैमलिड्स में आते हैं, जिसमें लामा, अल्पाका, गुआनाको, सब बिकुना आती है, ठीक है। बाकी ओल्ड वर्ल्ड में डोरमेट्री आते हैं। डोरमेट्री में कितने कुबर, 1 या 2? एक है डोरमेट्री में। बैक्टीरियन में कितने कुबर? बैक्टीरियन में कितने होते हैं? 2। आ सकता है एग्जाम में, हूबहू एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसे, ठीक है। चीन के किस बीच पे ब्लू ड्रैगन्स देखा गया? इलियट बोला, बीच। चेन्नई के एलियट बीच पे, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। इनकी आकृति मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 सेंटीमीटर। उभयलिंगी होते हैं या फिर एक लिंगी होते हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब डुअल सेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल्स दोनों, ठीक है, ध्यान रखें। दिल्ली में क्या लागू किया गया? यहाँ एनसी ग्रैप GRAP लागू किया गया?
थर्ड फिर थर्ड से ग्रैप का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स क्रेडिट एक्शन प्लान, ठीक है। एक्शन हाँ, प्लान। जब तीसरा चरण जब लागू किया गया, दिल्ली में हवा की स्थिति कैसी है? बहुत गंभीर खराब। बहुत गंभीर, ठीक है। ओडिशा में कितने काले बाघ पाए गए? बहुत कहाँ पे पाया गया? सिमली शिमले पार टीआर में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। काले बाघ को कौन सा टाइगर का नाम देते हैं? मैलिमेस्टिक कितने बाघ पाए गए वहां पे? टोटल बाघों की संख्या कितनी थी? 16, ठीक है। जिनमें से कितने काले बाघ थे? 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, टाइगर रिजर्व की दर्जा सिमलीपाल को कब मिला? 1996 भारत सरकार के द्वारा बायोस्फीयर का दर्जा कब दिया गया सिमलीपाल को? 94 में, ठीक है। आप हमें दिखाओ 94 में। आप हमें ये बताइए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया? 2009। 2009 में। टाइगर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या ये अलग प्रजाति है, या फिर मतलब रॉयल बंगाल टाइगर का ही मतलब एक दुर्लभ रंग रूप है? रंग अलग रूप अलग। प्रजाति नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर का ही एक दुर्लभ क्या है, रंग रूप है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो खा लेंगे पाँच पाँच आए करवाना है। कितना पेज का है ये रैंकिंग? एक पेज। बता देता हूँ। CRD चलिए, रिपोर्ट और सूचकांक को भी आज देख ही लेते हैं, आप लोग का इच्छा है तो। रिपोर्ट 2023 आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है? विश्व मलेरिया रिपोर्ट आ गई है। 2023 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे चर्चा में क्या हो रहा है, मलेरिया के दर्ज मामलों में भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में शीर्ष पे है, ठीक है। मलेरिया के दर्ज मामलों में भारत की बात करें, दक्षिण और, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में मतलब क्या है, शीर्ष पे है। भारत ने 2022 में मलेरिया के रिकॉर्ड किए गए मामलों में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का नेतृत्व किया है, मतलब सबसे आगे है हम लोग, ठीक है। जिसमें इस क्षेत्र में दर्ज कुल 5.2 मिलियन मामलों में 66% मामला जो अकेले भारत में आपको देखने को मिलता है। भारत में मामलों में 75% की कमी देखी गई है। हालांकि यहाँ मामलों की संख्या सबसे अधिक थी, फिर भी मतलब 55% की कमी देखी, मतलब पहले इनसे भी ज्यादा होती थी। वैश्विक स्तर में जमीन 2000, का लेकिन आबादी बहुत है। हाँ आबादी ज्यादा वही है है, तो ज्यादा बिल्कुल होगा। ठीक है। वैश्विक स्तर पर 2022 में 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 मिलियन अधिक है। 2022 में मलेरिया से होने वाली सभी मौतों में से 94% मौतें इंडोनेशिया के साथ साथ भारत में हुई है, ठीक है। तो इंडोनेशिया और भारत में मलेरिया से सबसे ज्यादा मौत हुई है, ठीक है। भूटान, तिमोर लेस्टे, श्रीलंका जैसे देश ने 2022 में मलेरिया के शून्य मामले दर्ज किए। चर्चा में भी था भूटान, तिमोर लेस्टे, श्रीलंका से मलेरिया पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया है, क्या हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, मुखर विलुप्त हो चुका है। लेकिन सुनिएगा, किसी भी देश में अगर लगातार 4 वर्ष ऐसा है, ठीक है, 4 या 6 वर्ष, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है, अगर इतने वर्षों तक अगर लगातार अगर कोई मामला नहीं मिलता, तब उस देश को उस बीमारी से मुक्त माना जाती है। तो 4 होगा या फिर 6 होगा, डिटेल कंफ्यूज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। साथ 4 ईयर्स है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला है भूटान, तिमोर लेस्टे, श्रीलंका में, दूसरा साल भी नहीं मिलेगा, तीसरा भी नहीं मिलेगा, चौथा भी नहीं मिलेगा, देन इस कंट्री को पूरी तरीके से मतलब क्या किया जाएगा, मलेरिया से मतलब मुक्त घोषित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल की बात करेंगे, भारत और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मौतें हुई है। भूटान, तिमोर लेस्टे, श्रीलंका, जो डाटा मैंने बताया जरा गूगल करके देखिएगा, ठीक है। जो मैंने बताया 4 ईयर 6 ईयर्स क्या है देखिएगा, साथ 4 ईयर्स है, ठीक है। तो इन देशों में मलेरिया के मामले नहीं मिले। कहाँ कहाँ नहीं मिले? भूटान में, तिमोर लेस्टे में और श्रीलंका में। तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ है? दिल्ली हमारा राजधानी से मिलता जुलता है, दिल्ली दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। हाँ हाँ, 2022 में मलेरिया के सभी मामलों में 94%, 233 मिलियन, और वैश्विक मलेरिया से होने वाली मौतें 95% के साथ अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावी महाद्वीप रहा है, ठीक है। तो महाद्वीप में बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रभावित महाद्वीप कौन रहा है? तो अफ्रीका रहा है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जलवायु इंजीनियरिंग के नैतिक जोखिम, हाँ, जलवायु इंजीनियरिंग के नैतिक जोखिम निकल कर आए। चर्चा में क्या हो रहा था? संयुक्त राष्ट्र
शैक्षणिक वैज्ञानिक और ठीक है यूनेस्को सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को कहते हैं कि रिपोर्ट में जलवायु इंजीनियरिंग की नैतिक जोखिम रिपोर्ट आई है। क्या है ये? तो वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी की नैतिकता पर यूनेस्को ने विश्व आयोग ठीक है कोस्मोसेट ने जलवायु इंजीनियरिंग की नैतिकता पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की। क्या लिखा हुआ है? कोमेस्ट क्या है? कोमेस्ट 1998 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक सलाहकार निकाय और चिंतन मंच है। ठीक है, तो आपसे ध्यान में सिंपल प्रश्न पूछा जाए, कोमोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यूनेस्को से संबंध रखता है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसने अपना पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और इससे जो संबंधित रिपोर्ट का नाम है जलवायु इंजीनियरिंग की नैतिकता पर पहली रिपोर्ट आई। क्या है ये? तो जलवायु इंजीनियरिंग जिसे ठीक है जियो इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। जलवायु इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? तो जियो इंजीनियरिंग क्या कहते हैं बताइए एक बार आप लोग बोलिए। जियो इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। जलवायु इंजीनियरिंग जियो इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में जानबूझकर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो जलवायु इंजीनियरिंग की नैतिक रिपोर्ट किसने, नैतिक जोखिम रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया? तो यूनेस्को की एक संस्था ने, उसका क्या नाम है? कोमसेट ने। क्या नाम है उसका? कॉमेस्ट ने। हाँ, कोमेस्ट ने। क्या है? कोमेस्ट ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये एक चिंतन मंच है। ठीक है, किसका चिंतन मंच है? तो ध्यान में रखिए किसका? इसका यूनेस्को का। ठीक है, आप देखेंगे जलवायु इंजीनियरिंग के 7 प्रमुख नैतिक चिंताएं क्या क्या है। ठीक है, तो देखेंगे यह एक फिसलन ढलान बना जा सकता है जो बिना किसी नैतिक ढांचे के तैनाती की दिशा में तेजी लाने में मदद कर सकता है। इसकी तकनीकें नैतिक खतरा पैदा कर सकती है जिससे हितधारकों को जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का बहाना मिल सकता है। ठीक है, इसे आर्थिक लाभ के लिए निगमों द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। जियो इंजीनियरिंग के उपकरणों से सैन्य या भू राजनीतिक उपयोग की क्षमता भी मतलब क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय अपराध ठीक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनकी रिपोर्ट आ गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आ गई, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने वर्ष 2022 के लिए अपना अपराध का अपने 2022 के लिए भारत में अपराध पे अपनी वार्षिक रिपोर्ट मतलब क्या की है? जारी कर दी है। क्या है? तो ध्यान में रखेंगे 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ठीक है, मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि दिखेगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखेगी? क्या बताएंगे? 4%। 4। देखी गई कितने प्रतिशत के? 4% की क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है महिलाओं के खिलाफ अपराध में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, 2021 के तुलना में 2022 के दौरान रिपोर्ट में की गई आत्महत्याओं में ठीक है वृद्धि देखी गई। ठीक है, 4.2% की वृद्धि देखी गई सुसाइड में। ठीक है, सुसाइडल रेट बढ़ी है। ठीक है, कुल 1,70,924 आत्महत्याएं हुई है। ठीक है, कहने का मतलब रिपोर्टेड है। ठीक है, साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में 2021 की तुलना में ठीक है 24.4% की मतलब वृद्धि हुई। मतलब साइबर अपराध ठीक है, समझ रहे हैं ना? किसी के खाते से पैसे निकालना, एटीएम के साथ धोखाधड़ी करना, ये सब साइबर अपराध में आते हैं। इनकी मामला कितनी है? 24.4% वृद्धि देखी गई। ठीक है, अपराध दर या प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध 2021 में ठीक है 44 क्या लिखा है 4,445.9 से घट के 2022 में 422.2 हो गया है। ठीक है, तो अब हाँ 445.9 से घट के 2022 में 422.2 हो गया है। ठीक है, दूसरे महामारी वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट आई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो आई कब की रिपोर्ट? 2022 के लिए भारत में अपराध ब्यूरो की बात करेंगे। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2022 की तुलना में 2021 की तुलना में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी है, 4% की वृद्धि देखी गई है। आत्महत्याओं में 4.2% की वृद्धि देखी गई है। साइबर अपराध की तुलना में 2021 की तुलना में 24.4% बढ़ गई है। ठीक है, अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर अगर बात करेंगे तो वो घटी है। 2021 में कितनी थी? 445.9 थी, या घट कर मतलब कितनी है? 422.2 हो गई लाख पे। ठीक है, दूसरे महामारी वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट आई है। ठीक है, अब आते हैं बाल श्रम पे राष्ट्रीय नीति की रिपोर्ट आ गई जो कि खबरों में था। संसदीय अस्थायी समिति ने बाल श्रम पे राष्ट्रीय नीति की एक आकलन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या बीजू जनता दल भाजपा, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी है। ठीक है, इसका पार्टी का नाम है
जो कर दिया है भाजपा वो अलग है। अच्छा ठीक है, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी, ठीक है, उड़ीसा वाली, ठीक है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद भरतहरि महताब, पार्टी का नाम गलत लग रहा है, ये फिर संसद का नाम गलत है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। ध्यान रखिए, सांसद भरतहरि महताब की अध्यक्षता में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने 20 दिसंबर को संसद में बाल श्रम पर केंद्र की नीति के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बाल श्रम को खत्म करने की नीति को सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, 8.7 2025 तक सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, 2009 में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में, ठीक है, बच्चों को परिभाषित किया गया। आरटीई एक्ट, ठीक है, 2009 में आता है, हाँ सर, लेकिन लागू 14 कब है होता है सर। तो 2010। सर तो ये मैंने गलत क्या नहीं बोला? लग रहा है? सतत विकास जो एसडीजी गोल हुआ तो 8.7 कैसे हो, या तो 8 होगा या फिर 7 होगा। ये तो एसडीजी गोल का बात कर रहे हैं तो 2000 एसडीजी गोल आपका 2025 तक है ना, 2030 तक है ना, ये कोई दूसरा चीज होगा। इसका इंग्लिश वाला चेक कर लीजिए तो क्या दिया हुआ है, ठीक है। आरटीई एक्ट की बात करें 2009 में आया था, लेकिन 2010 से लागू होता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार की बात करेंगे, आपका मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार? क्या क्या हुआ? आर्टिकल्स नहीं पता है? किसके? 21A है। इसका सब प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, 21 के का बिल्कुल, ठीक है, 21 के का में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाल श्रम और बाल तस्करी के दो प्रमुख हॉटस्पॉट बंगाल और बांग्लादेश या प्रवासी क्षेत्र में असम के आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है। तो कौन कौन है बाल श्रम और बाल तस्करी के दो प्रमुख हॉटस्पॉट, क्या है? तो बंगाल और बांग्लादेश से आए अप्रवासी क्षेत्र और असम के आदिवासी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये चाइल्ड लेबर वाला चेक कर लीजिएगा, एसडीजी का कौन सा लक्ष्य है? अगर एक हाँ, होगा बाल तो 8.7 बंद, होगा। ठीक है। यहाँ पे बाल संरक्षण अधिनियम कब आया था? बाल संरक्षण अधिनियम 2011 में। नहीं, वो पॉक्सो एक्ट है। और बताइए, और कोई आदमी? चलो, बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया था, सो पहले बताइए। 2005 में होगा, 2005 के करीब आया था। ठीक है, 2005 सही है, ठीक 2005 है, में ध्यान आया रखें, होगा, ठीक है। 2005 सही है। 2005 में एक आया था, 2006 से लागू है, ठीक है। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया था? 71 में आया था, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है, 1976 में आया था, ठीक है। आप इसे याद रखें, ठीक है, और कुछ विशेष इसमें है नहीं, ठीक है। संसद का नाम लिखे जिसने प्रस्तुत किया, क्या नाम है संसद का? बीजेपी का संसद का नाम क्या है? भरतहरि महताब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हॉटस्पॉट की बात करेंगे, बंगाल और बांग्लादेश से आए प्रवासी क्षेत्र और असम के आदिवासी क्षेत्र जो है, ये सबसे अधिक बाल मतलब ये है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे पुरस्कार और सम्मान देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो हम क्या देख लेंगे, सुरक्षा को कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखें।